मित्रों, अब तक मेरे 6 कहानी संग्रह प्रतिष्ठित प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किए जा चुके हैं। मैं कम से कम 150 कहानियां लिखते हुए आम आदमी की जिंदगी में ताक झांक कर चुका हूं। आजकल मैं अपनी कुछ पहले लिखी कहानियों पर ध्यान केंद्रित किए हुए हूं। एक कहानी वर्ष 2005 में लिखी थी। कहानी संग्रह धर्मचक्र राजचक्र में वह संग्रहित है। शीर्षक है बीटेक टिफिन चोर। लीजिए, मैं इस कहानी का पाठ करने जा रहा हूं। उस दिन प्लेटफॉर्म पर पैर रखते ही मुझे बेहद कौतूहल हुआ। मैंने सिर उठाकर आसमान में चहचहाते चीलों और गीधों के उमड़ते हुजूम को देखा। अत्यंत आश्चर्य हुआ। आखिरकार राजधानी में फिर से गीध आ ही गए। कुछ सालों पहले पोखरण में परमाणु परीक्षण के बाद अचानक गीधों का गुम हो जाना कितना हैरंगेज था। इधर गीध आए, उधर आम चुनाव की रणभेरियां माहौल को आतंकित करने लगी। चुनावी समर के बिगुल नाद से हर जबान से इसके चर्चों की फुलझड़ियां फूट रही थीं। इन चर्चों में प्रतिभागियों की संख्या को 2 से 10 होने में कोई देर नहीं लग रही थी। शर्मा जी को ताश खेलते हुए चुनावी बहस करने और सटीक टिप्पणियां करने में महारत हासिल था। पता नहीं इतनी मुहावरेदार भाषा सीखी कहां से। जब से सेक्रेटेरिएट में नौकरी पाई है, उन्होंने किसी किताब को हाथ तक नहीं लगाया है। हाँ, पिछले 22 सालों से प्लेटफार्मों पर और गाड़ियों में ताश के खेल में अच्छे अच्छों को धूल चटाई है। कभी कभार अपने यार दोस्तों के साथ किसी अच्छे मौके को सेलिब्रेट भी कर लेते हैं। चिकन और फ्राई फिश यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाता तो क्या हुआ, कनॉट प्लेस की किसी दुकान से शराब की बोतल ले ली और फुटपाथ से तीखी नमकीन की एक पैकेट खरीद ली। फिर किसी बेंच पर जम गए चौधरी अरोड़ा और गर्ग के साथ। आज वह अपनी प्रमोशन को लेकर विशेष उत्तेजित हैं। सेक्शन में पार्टी दी थी और हर टेबल पर मिठाइयाँ भिजवाई थी। कितने फख्र की बात है कि असिस्टेंट भर्ती हुए थे और आज डिप्टी सेक्रेटरी बन गए। अभी उनकी कैरियर के 10 साल में कम से कम 2 प्रमोशन तो और मिल ही जाएंगे। अचानक जब 4:45 बजे वो चलने को हुए तो उन्होंने अपना लंच बॉक्स उठाया। तब उन्हें याद आया कि अति व्यस्तता के कारण वह लंच करना ही भूल गए हैं। इसलिए खाना से भरा हुआ अपना टिफिन बॉक्स लेकर वह प्लेटफॉर्म पर आ गए। उनके दोस्तों ने उनका गला फोड़ स्वागत किया। शर्मा जी ने आंख मारी। तुम लोगों के लिए स्पेशल इंतजाम किया है। उन्होंने अपना टिफिन बॉक्स नीचे रखा, अपना बैग खोलकर 2 चमचमाती बोतलें निकाली। उसके बाद एक पैकेट भी, जिसे उन्होंने एक अलग अंदाज से खोला। जैसे ही फ्राई फिश की गंध फैली, चौधरी अरोड़ा और गर्ग हाहा कर चिल्ला उठे। अरोड़ा जी ने एकदम से उनकी जांघ पर हाथ मारा। यार, तुमने तो आज हमारा दिल ही खुश कर दिया। जब वे सारी फ्राई फिशें चट्ट करके बोतलें खाली कर चुके तो वे ताश पर टूट पड़े। जब तक खाने पीने में मशगूल रहे, वे भाजपा और कांग्रेस, अटल और सोनिया जैसे मुद्दों पर अपना जनरल नॉलेज पुख्ता बनाते रहे। दिल्ली के बुद्धिजीवियों के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि उन्हें टीवी सीरियलों, फिल्मी सितारों, क्रिकेटरों, विश्व सुंदरियों, राजनेताओं आदि के बारे में अत्याधुनिक और चौंकाने वाली जानकारियां उपलब्ध हों। चुनांचे वे एकता कपूर द्वारा निर्मित टीवी सीरियलों में नारी पात्रों के बहुकोणीय अवैध संबंधों की सामाजिक उपयोगिता और सार्थकता पर अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय देने लगे। एकता कपूर का प्रशस्तिगान करने लगे। बेशक इस रोचक विषय पर वहां मौजूद कुछ कामकाजी मैडमों का दिलचस्पी लेना लाजमी था। शर्मा जी ने चौधरी के कान में फुसफुसा कर कहा, यार, अब ताश बंद करके इन लौंडियों से चोंच लड़ा लें। ऐसा मौका बार बार हाथ नहीं आता। उनके मित्र अपने अफसर यार की बात को बेहद तरजीह देते हुए उन मैडमों के हस्तक्षेप को अपना सौभाग्य समझ बराबरी से बातचीत करने लगे। प्रमोशन, पार्टी, खाना पीना, ताशबाजी, मौज मस्ती और अब सुंदरियों से मीठी मीठी बातें। आहा, शर्मा जी और उनके जिगरी दोस्त कितने आह्लादित हो रहे हैं।
आज जन्नत की सारी खुशियां उनके हिस्से में आ गई हैं। शर्मा जी दिल खोलकर एकता कपूर की नारी पात्रों को सीता, अनसुईया, अहिल्या जैसे पौराणिक पात्रों से अधिक आदर्शवादी साबित करने पर तुले हुए थे। निस्संदेह एकता कपूर को उन जैसा समीक्षक पाकर कृतकृत्य हो जाना चाहिए। तभी एक कर्णस्फोटक शोर से उनके रंग में भंग पड़ गया। लोगों ने उन्हें बताया कि कोई उचक्का उनका टिफिन बॉक्स लेकर भागा जा रहा है। गजब की फुर्ती दिखाई शर्मा जी ने। रेल पटरी पर छलांग लगाते हुए उन्होंने उसे झट से धड़ दबोचा। फिर लात घूंसों से उसकी जो धुनाई की कि इसके पहले की भीड़ अपना जोर आजमाइश करती, वह अधमरा हो गया। उसके बाद वह उतनी ही फुर्ती से जीआरपी कार्यालय में रपट दर्ज कराने चले गए। इस दरमियान जब तक भीड़ बारी बारी से उसके हाथ पैर, सिर और दांत तोड़ने में व्यस्त रही, जीआरपी पुलिस ने उचक्के के खिलाफ शर्मा जी की एफआईआर दर्ज कर ली। शर्मा जी वापस आ गए। भीड़ उचक्के के खिलाफ उनकी द्रुत कार्रवाई पर दंग थी। सभी उन्हें तारीफों के पुल पर बैठा रहे थे। जब पुलिस उचक्के को घसीटती हुई हवालात में डालने ले जा रही थी, तभी गाड़ी भी आ गई। 1 मिनट में ही प्लेटफॉर्म खाली हो गया। कोई उचक्का बहुत दिनों बाद हवालात में आया था। इंस्पेक्टर गुज्जर ने अपने कांस्टेबलों से कहा, आज सुबेरे से म्हारो हाथ खुजारिया था। मन ने कहा की गल है, तभी ई मुर्गा तन्ने पकड़ लायो। अब अपनी ड्यूटी तो निभानी ही पड़ेगी। इंस्पेक्टर गुज्जर उचक्के के सामने आया। उसे होश आ चुका था। उसने आते ही उसका कॉलर पकड़कर दीवार की ओर इतनी जोर से धकेला कि अगर दीवार से उसका सिर टकराता तो वह सड़े कद्दू की तरह फट जाता, पर वह तो जमीन पर ही लुढ़क गया। खैर, जैसे ही उसके बदन में थोड़ी सी कसमसाहट हुई, इंस्पेक्टर उस पर थूकते हुए गुर्राने लगा, तेरी बहन को क्या नाम है तेरो? सर रणवीर सिंह रघुवंशी। उसने खुद को इसलिए होश में लाने की कोशिश की क्योंकि दोबारा दीवार से टकराए जाने का भय उसके चेहरे पर लरस रहा था। तभी इंस्पेक्टर के जोरदार थप्पड़ से उसका सिर लगभग 60 डिग्री घूम गया। तो साले ठाकुर हो के चोरी छिनेती करता है? कितने साल से ये धंधा कर रिया है? सर जी जिंदगी में पहली बार चोरी की थी। सुबह से एक दाना भी मुंह में नहीं गया था। इंस्पेक्टर इतनी जोर से विभत्स हंसी हंसा कि उसकी नस नस में खौफ समा गया। उसका सिकिया जिस्म बेहद थरथरा रहा था। मन ने पता है तू शातिर उचक्का है। मैं तेरे को 4 साल से इस शहर में चोरी करते देख लिया हूं। उचक्के ने कहा, सर अभी हमें दिल्ली आए तो कुल साल भर ही हुआ है। उसके चेहरे पर मायूसी तैर रही थी। आंखों से निरीहता मूसलाधार बरस रही थी। इंस्पेक्टर उसके ऊपर खखार उगलते हुए व्यंग से मुस्कुराया। हरामजादे, झूठ बोलता है। उसने जोर से उसकी बाहों में ठी। उचक्का दर्द से घिंघियाते हुए बिलख उठा, सर जी हमसे गलती हो गई, हमें छोड़ दीजिए। भूखों मर जाएंगे, अपने भाई बहनों को जहर खिला के मौत की नींद सुला देंगे, लेकिन आइंदा चोरी नहीं करेंगे। बोलते बोलते उसकी सांस फूल गई। तो साले बिहारी पिल्ले, तू पूरे गैंग के साथ आया है। तेरे भाई भी उठाईगिरी करते हैं, तेरी बहन भी धंधा करती है। अच्छा ये बता, तू पढ़ा लिखा भी है क्या? उचक्का कुछ नहीं बोला। इंस्पेक्टर ने उसे लात से जोरदार धकियाते हुए फिर से वही प्रश्न किया। उसे लगा कि अगर उसने तुरंत उत्तर नहीं दिया तो इंस्पेक्टर का तना मुक्का सीधे उसके सीने पर लगेगा और वह दर्द से चिल्लाकर मर जाएगा। जी हम बीटेक हैं। वह इतनी धीमी आवाज में बोला जैसे कि वह अपना अपराध कबूल कर रहा हो। इंस्पेक्टर ठठाकर हंसते हुए उकड़ू बैठ गया। उसे उचक्के की बात बड़ी दिलचस्प लगी। तो तू मार खा के भी मजाक करने में खूब माहिर है। सर जी हम सही कह रहे हैं। उसने हिम्मत बटोरी और एक सांस में बोलने लगा, हमने सन 2001 में रुड़की यूनिवर्सिटी से बीटेक किया था। बाबूजी ने अपना सारा खेत खाद बेचकर हमें पढ़ाया लिखाया था, लेकिन हमारे इंजीनियर बनने से पहले ही वे ब्लड कैंसर से मर गए। गांव में हमारा क्या था? कुछ नहीं। सो हम भाई बहनों और अम्मा के साथ दिल्ली आ गए। एक कंपनी ने हमें प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया था,
लेकिन साल भर में ही कंपनी के टूट जाने के कारण हम बेरोजगार हो गए। तब से हम डिग्री और एक्सपीरियंस लेकर भटक रहे हैं, कहीं कोई काम नहीं मिला। हम साल भर से बेरोजगार हैं। इस समय घर में और हमारे पॉकेट में एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। भाई छोटे छोटे हैं और बहनें और अम्मा बदन ढकने को फटे पुराने लत्ते के लिए तरस रही हैं। कई दिनों से किसी ने ढंग का खाना तक नहीं खाया है, इसलिए आज हमने ये टिफिन बॉक्स चुराया ताकि अपने छोटे भाई बहनों के मुंह में दो कौर तो डाल सकें। इंस्पेक्टर अवाक सा उसकी बातें सुनता रहा। उसे ताज्जुब हो रहा था, लेकिन यकीन नहीं। जैसा कि पुलिस के पेशे में हर पुलिस वाले को बताया जाता है कि वह किसी की बात पर बिल्कुल विश्वास न करे। गनीमत था कि इंस्पेक्टर गुज्जर ने उचक्के को अपनी बात कहने तो दी, वरना कोई पुलिस वाला पूरी बात सुनने का आदी कहाँ होता है। उसके कान सब्र करना कहाँ जानते हैं। उसकी जुबान तो लात घूंसों और डंडों में ही होती है। इंस्पेक्टर ने उठते हुए जोरदार ताली बजाई और पटाखे की तरह हंस पड़ा। तो तू साला कहानी गढ़े में भी खूब उस्ताद है। तुझे तो कहानी लिखनी चाहिए, कहानीकार होना चाहिए। तेरी कहानी पर महेश भट्ट फिल्म बनाकर बड़ा रुपया कमाएगा। हरामी की औलाद, तू कोई प्रोफेशनल उचक्का लगता है। गुस्से में पागल इंस्पेक्टर ने उसकी कूहनी और घुटनों से नोट डाला। उसके बाद उसने उचक्के द्वारा बताए पते पर उसके घर एक हवलदार को भेजकर शिनाख्त करवाई। उचक्के द्वारा बताई सारी बातें सही निकली। उसका खून और खोलने लगा। वह संदेशवाहक हवलदार को रात की ड्यूटी से मुक्त करते हुए फिर उस इंजीनियर उचक्के के सामने यमदूत बनकर खड़ा हो गया। तेरी बहन को घर में सिका पड़ा के आया है, पढ़ा लिखा होने का नाटक करता है। उस रात इंस्पेक्टर ने खूब चढ़ा रखी थी। वह सारी रात उसे पीटता रहा। सुबह नशा उतरने के बाद जब उसने अपने कैदी को देखा तो उसकी एक आंख फूटी हुई थी, बाएं हाथ का पंजा भुरता हो चुका था और दोनों पैर के घुटने चूर हो चुके थे। उसने उसे पलटा तो वह लाश की तरह लुढ़क गया। उसने झट उसके सीने पर हाथ रखा। उसका बेहिया दिल अभी भी हरकत कर रहा था। सुबह कांस्टेबलों के आते ही उसने उन्हें आदेश दिया कि वे उस लाशनुमा उचक्के को प्लेटफार्म पर फेंक दें और स्टेशन पर यह अफवाह फैला दें कि एक पागल अपने पागलपन के दौरे में किसी ट्रेन की चपेट में आकर घायल हो गया। 3 बज चुके थे। उस दिन 28 जनवरी थी, यानी 26 जनवरी के परेड के बाद बीटिंग रिट्रीट वाला दिन, जबकि सचिवालयों में हाफ डे के बाद घर लौटने वाले कर्मचारियों का झुंड प्लेटफॉर्म पर उमड़ पड़ता है। शर्मा, चौधरी, गर्ग और अरोड़ा एक बेंच पर जमे हुए हैं, ताश खेलते हुए। जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही थी, यह अफवाह भी फैलता जा रहा था कि जीआरपी कार्यालय के बाहर ट्रेन से घायल कोई पागल अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पागल होने से पहले वह व्यक्ति किसी नामी गिरामी कंपनी में इंजीनियर था, वगैरह वगैरह। तभी उसे देखकर आए कुछ लोगों ने बताया कि उक्त पागल के कुछ रिश्तेदार भी आ चुके हैं। ताश में रस ले रहे शर्मा जी भीड़ में व्याप्त सनसनी से यक बयक बिफर उठे। ये हरामी के पिल्ले मरने के बाद भी हमें सुकून से जीने नहीं देते। पता नहीं इन पागलों को मरने के लिए लोग इन्हें प्लेटफार्म पर क्यों छोड़ देते हैं। हमारे मजेदार खेल का तो बंटाधार कर दिया। उन्होंने ताश फेंक कर ऐलान किया, अरोड़ा चल, हम भी उस मरते का एक नज़ारा तो देखते आए। अभी ट्रेन के आने में 10 मिनट बाकी हैं। सबसे पहले अरोड़ा ने गुत्थम गुत्थ भीड़ को चीरते हुए उस पागल को देखा और शर्मा जी के कान में अपना मुंह सटा दिया। अरे यार, ये कल वाला ही टिफिन चोर है। मेरे को लगता है कि पुलिस की पिटाई से इसकी मौत हुई है। बेशक ये पुलिस मर्डर केस है। शर्मा जी भी लाश को देखने के बाद तसल्ली से एक कोने में खड़े होकर सिगरेट फूंकने लगे। यार अच्छा हुआ, एक एंटी सोशल एलिमेंट का खात्मा हो गया। साला नहीं मरता तो कोई नोटोरियस क्रिमिनल बनता। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना दाया हाथ अरोड़ा के कंधे पर टिका दिया। पुलिस वाले आ गए। हटो हटो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजना है। कल जो कांस्टेबल टिफिन चोर को पीटती हुई ले गया था, वह शर्मा जी के सामने आते ही सिटक गया। वह उन्हें बखूबी पहचान गया था।
साहब जी, यहाँ से चलो, अपने मतलब का काम करो। यहाँ कोई खेल तमाशा नहीं हो रहा है। पुलिस के आगे मत आओ, हमें अपनी ड्यूटी निभाने दो। उस पुलिस वाले ने शर्मा नामक बला को टालने की भरपूर कोशिश की। जब पुलिस वाले लाश को सील करके पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे तो मृतक की एक बहन चीख चीख कर पूरे माहौल को गमगीन बना रही थी। भीड़ जितना उसके विलाप से द्रवित नहीं हो रही थी, उससे ज्यादा वह उसके अधनंगे कमनीय जिस्म से आकर्षित हो रही थी। शर्मा जी उसे सांगों पांग निहारते हुए और वहशी नजरों से घूरते हुए उत्तेजित हो रहे थे। वह अपने ही हाथों से अपना सीना कसते हुए और होठों पर अपनी जीभ लिसोड़ते हुए बरबसी बोल उठे, मेरी जान, ऐसे रो रो कर अपनी जवानी क्यों तबाह कर रही हो? इधर आ, मेरे पास, मेरी बाहों में समा जा, मैं तुझे। उनकी फप्तियों पर अरोड़ा, गोयल और गर्ग हंसते हंसते आनंद की चरम सीमा पर पहुंच रहे थे। लिहाजा उनकी बातों में लुफ्त ले रहे वहां जमा लोगों की संख्या भी कम नहीं थी। शुक्रिया दोस्तों। मानवीय हृदय विहीनता का इससे बेहतर दृष्टांत नहीं मिलने वाला। आप यदि भावुक हैं तो कहानी के प्रमुख पात्रों और पुलिस वालों की निर्ममता पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।